सृष्टि, स्टॉप इट, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रेयान ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो सृष्टि ने कहा, क्यों, क्या गलत कह रही हूँ? मेरे बेटे ने जब रेप किया ही नहीं तो वो एक रेप हुई लड़की से शादी क्यों करे? इधर पल्लवी तुरंत दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल गई। आदर्श गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, अगर दोबारा आपकी वजह से मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। दिव्यांका ने जल्दी से कहा, कोई उसे संभालो, मुझे पता है वो टूट गई होगी। आदर्श वहां से निकल गया। इधर उनके जाते ही दिव्यांका ने हल्के गुस्से में कहा, सृष्टि, मुझे पता है पल्लवी के साथ रेप हुआ है और तुम्हारे बेटे ने नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके मुंह पर ऐसी बातें बोलो। तुम्हें पता भी है ये मामला एक लड़की के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है, रेप। लेकिन सृष्टि अपना हाथ दिखाकर बोली, रेप के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से दुनिया में कोई लड़की नहीं जान सकती। मेरे साथ जितनी बार रेप हुआ है उतना शायद ही कभी किसी के साथ हुआ होगा। और रेप करने वाला कोई और नहीं इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, और वो एक तरह से मेरे ही परिवार का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे उसके साथ आना जाना पड़ता है, जिंदगी बितानी पड़ रही है। लेकिन मैं अब और इस रेप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और ना ही किसी भी रेप हुई लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मेरे साथ ऑलरेडी रेप हो चुका है। मैं इन सब से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब बस जो भी लड़की मेरी बहू बनेगी वो अच्छे खानदान से होगी और बिल्कुल साफ होगी। दिव्यांका बिल्कुल शॉक हो गई। वो शॉक होकर बोली, क्या क्या तुम्हारे साथ रेप हुआ था? तो तुम ये कहना चाहती हो कि राघवन ने तुम्हारे करीब आने से पहले तुमसे पूछा नहीं था? ये कहते हुए दिव्यांका ने राघवन को देखा, जो बिल्कुल चुप था और सृष्टि को ही घूर रहा था। सृष्टि सरकास्टिक होकर मुस्कुराकर बोली, बुआ जी, मैं पुरानी बातों को सबके सामने नहीं बोलना चाहती, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे अभी कहना पड़ रहा है, जिसे आप आज बहुत अच्छा समझ रही हैं। राघवन ग्रोवर ने कभी मेरी मर्जी नहीं पूछी, वो हमेशा अपनी हवस मेरे साथ पूरी करता था, और जो मेरी नाज आज इस दुनिया में है वो एक रेप चाइल्ड है। दूसरे पर राघवन गुस्से से चिल्लाया, जस्ट शट अप, आगे एक शब्द मत कहना वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। रेया ने आगे आते हुए कहा, प्लीज आप सब शांत हो जाइए, जो हुआ वो बहुत पुरानी बात है। उस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, हम अभी के लिए ये सब बातें नहीं करेंगे। लेकिन इधर दिव्यांका काफी ज्यादा हैरान थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है राघवन, अवंतिका के साथ साथ तुमने सृष्टि के साथ भी यही किया था। तुम वाकई बहुत घटिया हो। जब भी मैं ये सोचती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ मैं दोस्ती करके एक नई शुरुआत कर सकती हूँ, उतनी ही बार तुम्हारे अलग अलग रंग दिखने को मिल जाते हैं। थोड़ी देर पहले मुझे तुम पर गुस्सा आया था सृष्टि, लेकिन अब मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। तुम खुद एक विक्टिम हो, इसलिए तुम नहीं चाहती कि फिर से एक वही लड़की तुम्हारे घर में आए जिसे देखकर हमेशा तुम खुद को याद करो। कोई बात नहीं, तुम्हारा वो बेटा है तो इसलिए उसकी जिंदगी से जुड़े हर एक फैसला तुम खुद लोगी। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं पल्लवी को समझा लूंगी, वो अगस्त से प्यार करने लगी थी, इसलिए मैंने ऐसी बातें बोल दी थी। सृष्टि ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मैं कोई विलन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसी औरत हूँ जो किसी दूसरी औरत को ऐसी बातों से तकलीफ पहुँचाए। लेकिन मैं जितनी बार पल्लवी को देखूंगी उतनी बार मुझे खुद की बीती हुई जिंदगी याद आएगी। वो रातें याद आएगी, वो दर्द, वो तड़प याद आएगी, और मैं दोबारा से उन सबको याद नहीं कर सकती। रेया ने बहुत मुश्किल से मुझे संभाला था और मैं उसकी शुक्रगुजार हमेशा रहूंगी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अगस्त के लिए पल्लवी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसी के साथ वो रोते हुए बाहर निकल गई। इधर राघवन ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही ड्रामा करती है, उसे संभालो वरना उसके लिए मेरे से बुरा कोई नहीं हो सकता। रेयान गुस्से से बोला, भाई उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो बिल्कुल सही बोल रही है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ वो भी सृष्टि के पीछे निकल गया। रेयान गुस्से से उन्हें देखने लगा, लेकिन दिव्यांका ने दांत पीस कर कहा, तुम बहुत ही घटिया हो, मैंने गलती कर दी, तुम्हें अच्छा समझकर अब मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं समझूंगी और ना ही कभी तुम्हें माफ करूंगी। ये सुनते ही राघवन गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है। हाँ ये सच है, मैं घटिया हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने उसका रेप एक बार नहीं 1000 बार किया है, मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी नाज एक रेप चाइल्ड है। लेकिन ये भी सच है कि ये सब बहुत पुरानी बात है। अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो मैं अपने आप को बहुत बदल लिया है, इतना कि मुझे खुद भी नहीं समझ आता कि मैं इतना बदल कैसे गया। मैं हमेशा से दानिश ओबरॉय को, अंतरा को, उसकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता था। मैंने यही सोचा था कि जिंदगी भर में उनसे दुश्मनी रखूंगा, अपने आखिरी सांस तक भी उस दानिश ओबरॉय से लड़ाई करूंगा। लेकिन जब से उसकी बेटी मेरे घर में आई तब से मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि परिवार भी जरूरी होता है। जिंदगी भर ये लड़ाई झगड़ा काम नहीं आने वाले, जिंदगी भर दुश्मन बनकर नहीं रहा जा सकता। और फिर मैंने आखिर में खुद को समझ लिया, खुद को संभाल लिया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अतीत को कभी भूला नहीं जा सकता। मैं जो कल था आज नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे शुरू से जानते हैं वो कभी मेरे कल को नहीं भूल पाएंगे, और यही हाल सृष्टि का भी है। लेकिन मुझे इसका अफसोस है, और अब अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ वो वहां से निकल गया। इधर दिव्यांका उसे जाते देखती रह गई।
वहीं दूसरी तरफ पल्लवी रोड पर आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आदर्श ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पल्लवी प्लीज रोना बंद करो। तुम ऐसे किसी की बात से खुद को परेशान नहीं कर सकती। हाँ ये सच है, तुम्हारा रेप हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। पल्लवी ने रोते हुए कहा, मैं अगस्त को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। यू नो वॉट, अगस्त खुद आया था मेरे पास। उसने खुद कहा था कि बेशक से मेरा रेप हुआ, पर वो मुझसे शादी करेगा। वो मुझे अपना नाम देगा, मुझे एक नई जिंदगी देगा। इसलिए मैंने आंटी से ऐसी बातें बोली। अगर मुझे पता था कि उसकी मॉम मेरे साथ ऐसा करेगी तो आई सवेर में कभी उसके लिए हाँ नहीं कहती। मुझसे गलती हो गई आदर्श, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वहां पर दिव्याका में आते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है पल्लवी, ये सारी गलती मेरी है। मुझे ही ऐसे सृष्टि से डायरेक्ट तुम्हारी शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। यू नो वॉट, सृष्टि भी गलत नहीं है। आदर्श गुस्से से बोला, ये आप क्या कह रही है आंटी? उस औरत ने ऐसे सबके सामने मेरी बहन को बोला है, मैं कैसे उसे गलत ना मानूं? दिव्यांका ने कहा, उस बेचारी के साथ खुद भी रेप हुआ है, इसलिए वो जब भी पल्लवी को देखती है उसे अपनी कंडीशन याद आती है। हर माँ को हक होता है अपने बेटे के लिए सब कुछ अच्छा पसंद करने का, इसलिए सृष्टि भी चाहती है कि अगस्त की जो बीवी बन वो उसकी पसंद की हो, तो अब हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। पल्लवी बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अगस्त तो नहीं पर और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैं दानिश से बात करूंगी, दानिश की बहुत पहचान है, वो कोई ना कोई ऐसा लड़का जरूर बताया जो तुम्हें तुम्हारे ऐसी हालत पर भी एक्सेप्ट करेगा। पल्लवी रोते हुए बोली, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे अब अगस्त भी नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है मेरी क्या औकात है। इस रेप हुई लड़की की कोई जिंदगी नहीं होती। मैं जिंदगी भर अकेले रहूंगी। प्लीज मुझे ऑस्ट्रेलिया के एनजीओ में भेज दीजिए, मैं वहां पर अपनी जिंदगी बिता लूंगी, मैं वहां गो संभाल लूंगी। प्लीज आंटी प्लीज, बस मेरी आखिरी बात मान लीजिए, मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए। अब दिव्यांका और आदर्श एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वहां पर एक का आकर रुकी। उन सब की नजर का पर चली गई। एक ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में अगस्त बाहर निकला। आंखें हमेशा की तरह लाल थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो सीधे पल्लवी की तरफ आने लगा। अगस्त को वहां देखते ही सब हैरान हो गए। दूसरे पल आदर्श गुस्से से बीच में आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मेरी बहन की बेइज्जती करने आए हो? क्या तुम भी अपनी माँ की तरह उसे रेप हुई लड़की बोलोगे? लेकिन अगस्त ने उसे सामने से हटा दिया और डायरेक्ट पल्लवी के हाथ को पकड़ बोला, चलो हम अभी शादी करेंगे। ये सुनते ही वो सब शॉक्ड हो गए, लेकिन पल्लवी ने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, पागलपन बंद करो अगस्त, प्लीज घर वापस जाओ, तुम्हारी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। लेकिन अगस्त ने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा हम अभी शादी करेंगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना। इसी के साथ वो उसे खींचते हुए कार की तरफ लेकर जाने लगा। तो पल्लवी ने रोते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम्हारी मॉम हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। अगस्त प्लीज छोड़ो मुझे। लेकिन अगस्त ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में मैंने पहली बार तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम्हारे बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम अपाहिज भी होती तब भी मैं तुमसे शादी कर लेता। मुझे बस तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एलिजिबल हूँ, मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे सकता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पल्लवी हैरान हो गई। इधर दिव्यांका और आदर्श भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। दिव्यांका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अगस्त बेटा रुक जाओ, देखो शांत हो जाओ, शादी इतनी जल्दबाजी से नहीं होती, हम पहले बैठकर बात करेंगे। अगस्त ये सुनते ही गुस्से से बोला, बैठकर बात करने का टाइम नहीं है बुआ दादी, मैं इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। एक बार हम शादी कर लेंगे, फिर आप सबको जितनी बात करनी होगी आप सब कीजिएगा। पल्लवी ने रोते हुए कहा, मुझ पर तुम तरस खाना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी प्लीज। ये कहते हुए उसने उसे दूर धक्का दे दिया। तो अगस्त बोला, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें सिंपैथी दे रहा हूँ, मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? पल्लवी रोते हुए बोली, हाँ बिल्कुल मुझे सब समझ आ रहा है, मैं इस तरह तुम्हारे माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी आंटी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। अगस्त गुस्से से चिल्लाया, ऐसे संस्कार तो मुझे भी नहीं मिले हैं कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी मॉम भूल चुकी है कि उनके बेटे की खुशी तुम में बसती है, तुम मेरी जान हो। वो ये नहीं समझ रही है, इसलिए मुझे उन्हें नहीं समझाना, बस तुमसे शादी करके उनके सामने लेकर जाना है। मुझे पता है जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगी। पल्लवी अपना सिर पकड़ बोली, अगस्त प्लीज बच्चों जैसी बातें बंद करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं नहीं कर सकती अभी तुमसे शादी। आदर्श ने कहा, बस बहुत हो गया ड्रामा, अगर तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है तो जाकर अपनी माँ को मनाओ और खुद अब हमारे घर आना, क्योंकि अब मैं अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनते अगस्त गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तो दिव्यांका ने आगे आते हुए कहा, आदर्श बिल्कुल ठीक कह रहा है अगस्त, देखो बेटा बात पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है, मैं वादा करती हूँ पल्लवी को मैं कहीं नहीं भेजूंगी, वो तुमसे दूर कहीं नहीं जाएगी, बस तब तक तुम सृष्टि को मना लो।
उसने फिर गहरी सांस लेकर कहा, आप सच कह रही हैं, मुझे आप पर यकीन है। अगर आपने गलती से भी मेरे यकीन को तोड़ा तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। दिव्यांका मुस्कुराकर बोली, हाँ मुझे पता है तुम इससे बहुत प्यार करते हो और इसके लिए तुम कुछ भी कर जाओगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी, ये खुद भी तुम्हारे इंतजार में रहेगी। इसके बाद वो पल्लवी को देखने लगा तो पल्लवी ने भी अपनी नजरें झुका ली। अगस्त ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए गहरी आवाज में बोला, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाने के लिए, मेरा इंतजार करना। पल्लवी ने बस धीरे से सिर हिला दिया। अगस्त वहां से निकल गया और इधर वो उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन पीछे कोई और भी खड़ा था जो सिगरेट पीते हुए उन्हें देख रहा था। कुछ पल तक उन्हें देखते रहने के बाद वो आखिर में बोला, जिंदगी भर विलन का काम किया है, यही टाइम है हीरो बनने का। वो दानिश भी अभी अपने इनॉग्रेशन में बिजी है, यही अच्छा वक्त है जब मैं इन दोनों की शादी खुद करवाऊंगा और फिर से इस औरत की नजरों में अच्छा बन जाऊंगा। ये कहते हुए राघवन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इधर दूसरी तरफ थोड़ी देर में एक और का वहां पर आकर रुकी। दर्श, अद्राक्ष, अदांशी और अक्षज तीनों को लेकर बाहर निकले। वो रेड कार्पेट से होते हुए अंदर की तरफ जाने लगे। अद्राक्ष उस बड़ी सी अम्पार को देखते हुए धीरे से बोला, अमेजिंग। दर्श उसकी बात सुन मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है इसे बनाने में हमें कितने साल लग गए, अब जाकर ये बनकर रेडी हुआ। अद्राक्ष ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मैं फ्यूचर में यहाँ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ चाचू। दर्श उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, डैड ने हमारे लिए ही तो बनाया है। अदंशी ने क्यूटली कहा, डैडी क्या यहाँ पर मैं अपनी गन प्रैक्टिस कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर दर्श ने मुस्कुराकर कहा, यस माय लिटिल प्रिंसेस, यहाँ आपके दादू ने आपके लिए भी बहुत कुछ बनवाया है। अभी जब हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अदांशी जोर जोर से खिलखिलाने लगी तो वही अक्षज ने पाउट बना रखा था, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। दर्श ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों मुंह बनाए हो? क्या तुम्हें भी जानना है कि यहाँ तुम्हारे लिए क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन, तुम्हारे लिए यहाँ पर टॉय रूम है जहाँ तुम और तुम्हारा भाई गिरांश मिलकर खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अक्षज को जैसे ये समझ आ गया हो, अचानक से वो अपने छोटे छोटे 2 दांत दिखाने लगा। ये देखकर दर्श मुस्कुरा दिया। अदांशी एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाए, हे आयत, डॉट आर यू हियर टू? उसके चिल्लाते ही अद्राक्ष की नजर सीधे आयत पर चली गई। वही आयत में जब अदांशी के साथ अद्राक्ष को देखा तो उसने डर से अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया।